हेडलाइन आप लोग दे दीजिए आज। लिखिए किसी पदार्थ को आवेशित करने की विधि। 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 किसी पदार्थ को आवेशित करने की विधि हेडलाइन दे दिया है। अब कुछ नहीं, एकदम 10 से 15 मिनट आप लोग पहले समझने पर ध्यान दीजिए, उसके बाद ठीक हो जाएगा। इसके पीछे वाला क्लास में आप लोग को जो भी इसका वन लाइनर बन सकता था सारा बात लिखाया हुआ है। देखो ऐसे तो पहले पढ़े थे कि आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो आपको बताए थे कि जब दो पदार्थ को एक दूसरे से क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ेंगे तो उसमें से एक पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर और दूसरे पदार्थ पर चला जाता है, जिसके कारण दोनों वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का संतुलन बना रहता है कि बिगड़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आप लोग को बताए थे कि जब दो वस्तु आपस में रगड़ाएगा तो एक से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे पर चला जाएगा, तो दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन का संतुलन है वो बिगड़ जाता है ना। और ऐसी अवस्था में आवेश की उत्पत्ति होता है। खास बात यह था कि इसमें से जो त्याग करेगा उस पर कौन आवेश, धन आवेश, और जो ग्रहण करेगा उस पर कौन आवेश, ऋण आवेश। बात समझा रहा है? जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश और जो ग्रहण करेगा ऋण आवेश। इस प्रकार से उत्पन्न होता था। तो एक नंबर ऑब्जेक्ट, ये तो 2 नंबर के लिए इतना सुनाए कि जब आप लोग को कहेगा कि पदार्थ क्या लत लोग कर रहा है, इसमें आप लोग को इतना पूरा डिटेल कब लिखना है, जब आप लोग को आएगा कि आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो इतना तामझाम करना। लेकिन अगर कहेगा आवेश का उत्पत्ति का मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, क्या कारण है कि आवेश उत्पन्न हुआ, तो मेन तो कारण यही था कि इलेक्ट्रॉन अगर आवाजाही नहीं करता तो आवेश का संतुलन बना रहता, आवेश की उत्पत्ति नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो गया था ना, इस कारण से हम लोग कह दिए कि आवेश उत्पन्न हो गया था। यानी आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण अगर कुछ है तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, स्थानांतरण है। तो 1 नंबर में बस यही बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। लेकिन यहाँ सवाल जो है, हम जो हेडलाइन दिलवाए हैं वो यही है कि पदार्थ आवेशित कैसे होता है। तो आप लोग को यहाँ, अच्छा, पदार्थ आवेशित होगा ऑप्शन ए घर्षण विधि से, ऑप्शन बी चालन विधि से, ऑप्शन सी प्रेरण विधि से, या डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ऑप्शन ए फिर से घर्षण विधि जिसको कहते हैं फ्रिक्शनल मेथड, और बी चालन विधि जिसको कहते हैं कंडक्शन मेथड, और ऑप्शन सी जिसको कहते हैं प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। क्या लगता है रे? और डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा, हम हाथ खड़ा करवा लेते हैं, कितने को लगता है ए सही होगा? अच्छा, एगो का लग रहा है लड़का में, वाह सब समझदार है। कितना लग रहा है बी होगा, चालन विधि? अच्छा, एगो है। और सी प्रेरण विधि? इनमें से कोई नहीं। अच्छा, बाकी सब किस में है? तीनों होगा। हाँ, तो ये कहना है कि भैया घर्षण, चालन, प्रेरण, इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे केवल 2 वस्तु को रगड़ करके ही आवेश उत्पन्न कर रहे थे। यहाँ 12th स्टैंडर्ड में ये पढ़ना है कि कोई भी वस्तु आवेश उत्पन्न होगा उस पर, तो उसके लिए घर्षण विधि भी होता है, चालन भी है और प्रेरण भी है। तो जब कभी आएगा किसी पदार्थ को आवेशित किया जाता है, उसके लिए कुल कितना विधि है? कहना 3 विधि है। उसमें से एक क्या होगा? घर्षण विधि, एक क्या होगा? चालन विधि, और एक क्या है? प्रेरण विधि। क्या है घर्षण विधि, क्या है चालन और क्या है प्रेरण, यही हमको पढ़ना है। घर्षण अगर जस्ट लाइक वही है कि जब घर्षण करने के लिए नमे से पता चलता, घर्षण मतलब दूरे दूरे उसकी सट करके जब 2 पदार्थ को आपस में क्या करेंगे? रगड़ा मारेंगे। तो रगड़ा मारने से एक से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरा में चला जा रहा था, ऐसे में आवेश का संतुलन बिगड़ रहा है और इस प्रकार से जो आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो आपको कहते कि जब 2 वस्तु को रगड़ने के कारण आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो इस मेथड को हम लोग बोलेंगे क्या जी? घर्षण विधि। चालन क्या है?
चालन में घर्षण नहीं करना है। चालन में अगर कोई वस्तु पहले से क्या है, आवेशित है, माने पहले से उस पर आवेश है, तो कोई अनावेशित वस्तु, अनावेशित माने जिस पर चार्ज न है, तो जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु वाला में केवल सटाइएगा, रगड़ा उगड़ा नहीं मारना, केवल उसमें क्या करना है, स्पर्श कराना है। और स्पर्श कराने के कारण ही अगर अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है तो ई विधि का नाम है क्या, चालन विधि। मतलब जिसमें दो वस्तु को रगड़े और उसके बाद आवेश उत्पन्न हुआ तो कौन विधि है, घर्षण विधि। लेकिन एक वस्तु आवेशित है, दूसरा अनावेशित है, तो जब अनावेशित को हम आवेशित के संपर्क में लाए और उस स्थिति में अगर उस पर आवेश आ गया है तो उस विधि का नाम क्या है, चालन विधि। प्रेरण क्या है, प्रेरण में न तो रगड़ा मारने की जरूरत है और न ही संपर्क लाने की जरूरत है, दूर में रह करके भी, दूर में रहकर मतलब प्रेरणा लेके, प्रेरणा लेकर मतलब समझ आ रहा है रे, एक आवेशित यहाँ पर है और एक वस्तु यहाँ पर है, न तो रगड़ा मारे न ही इसको हम इस प्रकार से क्या किए, सटाए, दूरे दूरे रह करके ही अगर इसको आवेशित करने में हम सफल हो गए हैं तो उस विधि का नाम क्या होगा, प्रेरण विधि। अरे आप लोग को पढ़ाइयो 3 गण निसंत से होता है, आप लोग को हम पढ़ाते भी हैं तो उसमें वही बात है। एक है घर्षण, घर्षण माने आए और खूब एकदम बजाड़े, तब जाकर तू पढ़ा, बिना बजाड़े तो लोग सुनबे नहीं करता है, तब तो लोग समझ वाह एकदम घर्षण विधि चल रहा है, बात सुना है कि नहीं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि प्रेरण सॉरी चालन, चालन में क्या है, आए देख लिया आ गया, आराम से लिखना स्टार्ट, पढ़ना स्टार्ट, जैसे ही बाहर गए फिर छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि जब तक तोर संपर्क में रहते हैं तब तक पढ़ता है, गायब हुए तो तू भी गायब हो गया। इसका मतलब क्या है, ई चालन विधि है, ई चालन है। लेकिन हम घरे में हैं तैयो समझा वाले बउआ यहाँ आज या पढ़ते रहिए, तो हम कितनों घर में रहते हैं लेकिन आके देखे तो देखे सब पढ़ रहा है, इसको तो समझ गई तो दूरे से प्रेरणा ले ले है, तो वैसे अवस्था वो प्रेरण विधि। तो खैर बारी बारी सबका होगा, हम लोग एकदम इसको विस्तार से चलेंगे। तो सबसे पहला विधि जो हम लोग को पढ़ना है वो आप लोग का कौन विधि है, घर्षण विधि है। घर्षण विधि को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल। पहले तुम लोग को लिखे वाला देखो, जब भी आए अब परिभाषा पर ध्यान नहीं देना कि घर्षण, उसका आत्मा को समझना कि कैसे हम उससे संबंधित न्यूमेरिकल बना सकते हैं, हिसाब को समझ सकते हैं। तो पहले ये बताओ घर्षण विधि क्या है, 4 लाइन लिखने का, लिख सकते हो कि नहीं। सबसे पहले बताना है कि जब दो अनावेशित वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। जब दो अनावेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं या घर्षण करते हैं तो इस स्थिति में एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, और दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धनावेश और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। क्या ये घर्षण विधि में इतना लिख सकते हो कि नहीं। एक बार फिर से, घर्षण विधि में दोनों आवेशित का इस्तेमाल करना कि अनावेशित का। अच्छा, अनावेशित किसको कहते हैं पता है ना। जैसे अगर हम बोलेंगे ई पेन, तो क्या ये पेन कोई आवेश है रे। अगर यहाँ पर हम बोलेंगे कि पेन, अभी तक हम इसमें सटाएंगे तक इस तो चुंबक का नहीं सट रहा है, अगर किसी में सटा के देखेगा क्या खींच रहा है, तो जब तक इसमें आकर्षण विकर्षण कुछ गुण न है तो समझना कि यह अनावेशित है, मतलब उदासीन है। तो ऐसे बताए थे कोई भी अगर परमाणु है तो परमाणु वैद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। काहे, तो कल का क्लास में बताए थे, चूंकि इसके अंदर जो नाभिक होता है उसमें 2 कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर जो वलय पाया जाता है कक्षा, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। हम बताए थे इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलम माइनस चार्ज रहता है, जबकि प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलम प्लस आवेश रहता है। तो जितना माइनस है उतने क्या है, प्लस है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल माने इस पर कोई प्रकार का आवेश नहीं है। तो जब सबको जोड़ दीजिएगा तो जितना प्लस में उतने माइनस में और जीरो, तो सब मिला करके कुछ नहीं बचेगा, क्या होगा, जीरो। इसलिए तो बोले थे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यही कारण है हम लोग कह सकते हैं कि परमाणु जो है वह वैद्युत दृष्टि से उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई प्रकार का चार्ज नहीं होता। तभी वही बात बता रहे हैं कि जब दो अनावेशित माने उदासीन वस्तु को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो इस क्रम में क्या होगा, एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और दूसरे वस्तु उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर क्या जी, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इतना बात पे लिखने आएगा कि नहीं। अब इस पर से आप लोग को सवाल पढ़ना है जो कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस के माध्यम से होगा। तब पहले इसको लिखिए, फिर बारी बारी से क्वेश्चन करते रहेंगे। पहले लिख लो, हेडलाइन क्या दिया था, किसी पदार्थ को आवेशित करने की विधि। लिखिए, लिखो, किसी वस्तुओं को उस पर आवेश उत्पन्न करने का
उस पर आवेश उत्पन्न करने का निम्नलिखित तीन विधि है। नंबर पहला लिखिए, कौन विधि? नंबर पहला घर्षण विधि, फ्रिक्शनल मेथड, घर्षण विधि। दूसरा चालन विधि, और तीसरा क्या होगा जी? प्रेरण विधि। तीसरा प्रेरण विधि हो गया। पहला नंबर लिख करके डैश दीजिए। पहला क्या है? घर्षण विधि, फ्रिक्शनल मेथड, लिखो डैश दे करके। जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करते हैं तो इनमें से एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जबकि दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ऐसे में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऐसे में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है कि क्या करता है? कुछ भी लिखो। ऐसे में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश, जबकि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उस पर धनावेश उत्पन्न होता है, जबकि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है क्या जी? धनावेश उत्पन्न होता है। चलिए, घर्षण विधि में आप लोग कहते हैं याद रखना है कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करते हैं तो उनमें से एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, जबकि दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो ऐसे में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धनावेश उत्पन्न होता है। अब बात है, अगर सबसे आसान क्वेश्चन हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो पहले कुछ सारणी आप लोग को याद करना पड़ेगा। ऐसे एक क्वेश्चन पहले लिखिए, वो नहीं कर लेते हैं। लिखो धनावेशित वस्तुओं में दो तीन जगह छोड़ दीजिए। धनावेशित वस्तुओं में होता है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, ऑप्शन डी नन। धनावेशित वस्तुओं में होता है इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन,
नन। चलिए जल्दी सोचिए। अच्छा, कैसा वस्तु है? धनावेशित। धनावेशित कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग करेगा जी, तो जो त्याग कर रहा है, जिसको मैंने त्याग रहा है, उसकी संख्या बढ़ेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगा ना, यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा वह प्रोटॉन से क्या होगा? छोटा होगा। इसलिए राइट आंसर आप लोग का क्या होगा? बी होगा। क्या ये मामला समझ में आया? अगला क्वेश्चन बढ़िया सोचे हो। लिखे, ऋणावेशित वस्तुओं में, ऋणावेशित वस्तुओं में, ऋणावेशित वस्तुओं में, ऋणावेशित वस्तुओं में होता है, ऋणावेशित वस्तुओं में होता है। चलिए सेम चॉइस है। हाँ, चलिए ऋणावेशित कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कि त्याग करके? ग्रहण करके। माने दूसरा कोई और इलेक्ट्रॉन ले लेगा मेरे, तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो उसकी संख्या घटेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का मान जो होगा वो प्रोटॉन से क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही है। चलिए एक क्वेश्चन और करिए दीजिए। लिखिए, उदासीन वस्तुओं में होता है, सेम ऑप्शन, उदासीन वस्तुओं में होता है, उदासीन वस्तुओं में होता है, उदासीन वस्तुओं में होता है। ठीक है, चलो कौन होगा? कोई नहीं। अरे उदासीन के मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तब ना अभी ना बताए थे आप लोग अगर अभी कोई भी वस्तु अगर इसका नाम लेते हैं तो इसमें कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या दोनों आपस में, तभी तो यह न तो धनावेशित है, नहीं ऋणावेशित है। तो जो धनावेशित ऋणावेशित कुछ नहीं है, मतलब वह उदासीन नहीं जी। तो उदासीन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए उदासीन वस्तु में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या यहां तक सबका मामला ठीक हुआ है? अब देखो, रगड़ने वाला बात आपसे पूछेगा प्रश्न। इसमें से कई एक ऐसा सवाल देखा होगा कि जब एवोनाइट के छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, जब एवोनाइट के छड़ को, एवोनाइट के छड़ को कौन कपड़ा पर? रेशम पर रगड़ा जाता है। रेशम के कपड़ा पर रगड़ा जाता है तो एवोनाइट पर होगा धनावेश, ऋणावेश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऋणावेश। अच्छा, रेशम पर। अच्छा, जब कांच को, याद रखिएगा, जब कांच के छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है तो रेशम पर होगा धनावेश, ऋणावेश, दोनों, इनमें से कोई नहीं है, तभी मामला नहीं बुझाएगा। चलिए इसी के लिए आप लोग को एक तालिका दे रहे हो, तालिका पर याद रखना। देखो जनरली बात करिए, अगर कोई पेन लेते हो, जैसे ये पेन है, अगर हम बाल में रगड़ते हैं तो आपको कहेंगे कि पेन था, बाल में रगड़ा, तो धनावेशित होगा। अच्छा, धनावेशित पेन होगा कि धनावेशित बाल होगा? बाल होगा। जनरली ये ध्यान दो, देने का काम कौन करता है? जो एकदम मन कड़र रहता है रे, वो कभी देता उदाता नहीं है, वो बल्कि और ले लेता है। जो बेचारा एकदम से लिबरल है, लिबरल माने मुलायम है, तो जो जितना मुलायम रहेगा वही कहना है देने का काम करेगा। यानी याद रखना, एक कठोर यानी कड़ा पदार्थ है, एक मुलायम पदार्थ है, तो कड़ा और मुलायम को आपस में रगड़ेंगे तब देने का काम कभी कड़ा वाला नहीं करेगा, देने का काम कौन करेगा? मुलायम करेगा। और जो देगा उस पर धनावेश की ऋणावेश? धनावेश। जो देगा वो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या कहलाता? धनावेश। तो यही चलते हम बोले कि जैसे पेन था, पेन को हम बाल में रगड़े थे, तो ये नहीं कहना है कि पेन से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके बाल में चला जाएगा, बल्कि बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके किस में? पेन में आ जाएगा। बाल मुलायम है ना, यही कारण है कि इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और पेन पर क्या होगा? ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो अभी वही वाला सीक्वेंस आप लोग को पढ़ना होगा। क्लियर है? तो देखो, एक हम बोले, आप लोग बोलते हो बाल, आप परीक्षा में कर देगा बिल्ली के खाल, तो हमारे लेकर टेंशन में आएगा कि अरे बाल भैया पढ़ाए थे, अब बिल्ली के खाल। अरे बिल्ली तो छोड़िए, अगर कहेगा कोई घोड़ा के बाल पर, कोई कहेगा नहीं हमारा अपना बकरी था, भेड़ था, उस सब के बाल पर रगड़े, तो कौनो बाल रहे, बस रोएदार खाल हो, बिल्ली का खाल हो, आपका बाल हो, किसी पर भी रगड़िएगा तो उसको हम लोग सबसे ऊपर रखें कि बाल हो गया, या फिर रोएदार खाल हो गया, या फिर बिल्ली का खाल हो गया। ये जितना आएगा इस सब को एक नंबर में रखेंगे। दूसरा नंबर में फलालेन। फलालेन का नाम सुना है? नहीं। अरे
इसको ठेठ भाषा में बोलते हैं फनेली के गोली, अर्थात फनेली जो है तो उसको फनेली लिखेगा। इसी को हम लोग शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं, फलालेन कहते हैं। फलालेन ब्रैकेट में गोली लिख देना तो लोग का ध्यान में आएगा, ठीक है। हाँ, ई फलालेन। और ई तीसरा नंबर हो गया कांच, एक क्या है कांच, और एक आप लोग का है रेशम। अगला क्या है रेशम, ठीक है। रेशम के बाद आप लोग को ध्यान में रखना है तो एक आता है रबर, एक आप लोग को आता है, देखिए नेक्स्ट करते जाइए, रबर के बाद एक आता है गंधक, गंधक, और एक याद रखिएगा एवोनाइट, एक याद रखिएगा एवोनाइट। इतना पदार्थ आप लोग को नाम याद रखना है। बोलिए सबसे पहले बाल या रोएदार खाल, फिर क्या बताए फलालेन, फिर क्या बताए कांच, फिर क्या बताए रेशम, और उसके बाद रबर, उसके बाद गंधक, और लास्ट में इतना में से कोई भी दो को लेके आपस में रगड़ दीजिए। तब इसमें से कोई भी दो को आपस में लेकर रगड़ने पर जो क्रम में ऊपर आ रहा है उस पर जनरली धनावेश उत्पन्न होगा, और जो क्रम में नीचे आ रहा है उस पर जनरली क्या होगा ऋणावेश उत्पन्न होगा। क्या ऐलान समझा रहा है? अब आप लोग को इतना बात ध्यान में आ गया। अब इसी में पूछ लेंगे कि बताइए जी, एक कांच है और एक आप लोग का क्या है रेशम है। अगर हम कहेंगे कांच और रेशम को आपस में रगड़ा जाता है या कांच के छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं तो कांच पर उत्पन्न होगा, जल्दी बोलो, तो कांच पर, कांच क्रम में ऊपर आ गया ना, तो कांच पर धनावेश और रेशम पर क्या होगा ऋणावेश। तो ये नहीं मन में बैठा लेना कि भैया बता दिए कि रेशम पर हमेशा क्या होगा ऋणावेश, तो क्या हमेशा ऋणावेश होगा? अगर रेशम को हम रबर से रगड़ देंगे तो रेशम को रबर में रगड़ देंगे तो बताओ रेशम क्रम में ऊपर आ गया ना, तो रेशम पर हो जाएगा धनावेश और रबर पर हो जाएगा ऋणावेश। इस सीक्वेंस साथ रहेगा। तब परमानेंट किसी पर धनावेश, परमानेंट किसी पर ऋणावेश, ई रट के नहीं रखना है, वो क्रम को सरिया लेना है कि सबसे पहले बाल हो गया या रोएदार खाल हो गया। ई तो फिक्स हो गया कि अगर एगो दिल्ले रहेगा बाल या रोएदार खाल, उसको किसी से भी रगड़ते रहेंगे तो परमानेंट हमेशा क्या रहेगा धनावेशित ही रहेगा। क्लियर है बात को? अगर एगो कोई दे देगा एवोनाइट, तो एवोनाइट के साथ और किसी को भी रगड़ो, एवोनाइट के सबसे नीचे रखना है, इस पर हमेशा क्या होगा ऋणावेश। क्या ये बतवा समझ में आ गया है? तो सबसे पहले एक यहां पर से सीरियल इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी। थोड़ा फास्ट में। क्या पांडे जी ठीक है? चलो फास्ट करो, बड़ा लेट करते हो जी। हो गया ना? चलिए क्वेश्चन लिखिए एक। लिखो, किसी पदार्थ को धनावेशित करने पर, किसी पदार्थ को धनावेशित करने पर, किसी पदार्थ को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान, किसी पदार्थ को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, बढ़ेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी घट बढ़ दोनों सकता है, घट बढ़ दोनों सकता है। चलिए जल्दी से बनाइए। किसी पदार्थ को क्या किए हैं धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान ऑप्शन ए घटेगा, बढ़ेगा कि अपरिवर्तित रहेगा, आकि घट बढ़ दोनों सकता है। ये ध्यान देना कि हम आवेश का चर्चा किए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का चर्चा किए हैं या फिर द्रव्यमान का, तो हम द्रव्यमान का चर्चा किए, इसलिए आराम से इसको सोच करके बनाइए। बना लिए हो? चलो बताओ अनिश कौन होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अच्छा और कुछ लग रहा है आप लोग को?
अच्छा कितना लगता है कि, अच्छा वाह, अच्छा कितना लगता है बढ़ेगा, बढ़ेगा, और अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। बहुत अच्छा, ये बात बताइए। अच्छा ये बताइए, दो पदार्थ था, हम पदार्थ को ऋणावेशित करने जा रहे हैं कि धनावेशित? अच्छा धनावेशित कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कि त्याग के? माने इलेक्ट्रॉन को रख देता है कि इलेक्ट्रॉन को दे देता है? इलेक्ट्रॉन चला जाता है रे, तब कोई पदार्थ धनावेशित होगा। बढ़िया बात है। अच्छा इलेक्ट्रॉन पर कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है? आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो इतना केजी द्रव्यमान घट गया कि बढ़ गया? घट गया। बात को समझिएगा जी। हमने कहा धनावेशित कैसे होता है, तो धनावेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, माने इलेक्ट्रॉन जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, भागेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को जाने से 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg इतना वजन घट गया। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि भैया ऐसा ऐसा जितना भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो अपने बराबर द्रव्यमान रख के जाएगा कि लेके जाएगा? लेके जाएगा, इसलिए उसका वजन में कमी आएगा कि वृद्धि होगा? तो कहना वजन में कमी आएगा, यानी उसका द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ, हम वहां क्या बोले हैं? परमाणु की वस्तु आवेशित कर रहे हो ना, तो खाली नाभिक भेज रहा है वो पूरा, जैसे ये पूरा का पूरा वस्तु है, इस वस्तु को हम धनावेशित चार्ज कर दिए हैं, तब पूरा पर आवेश अगर आ गया रे, तब पूरा पर आवेश आया है यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने के बाद ना, तो अब इलेक्ट्रॉन जब चला गया है, तो इलेक्ट्रॉन जब गया है तो इसका मतलब है उसका वजन दे के गया है, लेके गया है, तो इलेक्ट्रॉन तो इससे वो वाला वजन रह गया क्या? और चला गया, चला गया, तो ये पूरा वस्तु का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये आप लोग को सोच के रखना होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ए घटेगा। क्या क्लियर है? अगला क्वेश्चन बुझा गया ना? इस सब क्वेश्चन क्लियर रखना। अगला लिखो जल्दी से। किसी पदार्थ को आवेशित करने पर, किसी पदार्थ को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान, किसी पदार्थ को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी घट बढ़ दोनों सकता है, घट बढ़ दोनों सकता है, और ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए सोच के बताओ। अच्छा फिर डबल डबल जवाब आ रहा है जी। बोलो कितने को लगता है कि घटेगा? इतना तो नालायक कोई नहीं होगा कि नहीं भैया अभी आ गया था। अच्छा फिर कितने को लगता है कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, घट बढ़ दोनों सकता है, घट इतना है, और अपरिवर्तित रहेगा। ये बताओ हम क्या बोले कि कोई पदार्थ धनावेशित करते, धनावेशित के मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है कि त्याग किया है? तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है तो साथे साथे वो अपन वजन के बराबर द्रव्यमान ले गया है, माने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धनावेशित, और धनावेशित होने के क्रम में, इलेक्ट्रॉन त्याग होने के क्रम में उसका वजन बढ़ेगा न बल्कि क्या होगा? घटेगा। अगला बात सुनो, कोई पदार्थ ऋणावेशित करते हैं, ऋणावेशित करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा कि ग्रहण करना होगा? तो जब ग्रहण करेगा तो ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान लेके भी आएगा। यानी इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन जब ऋणावेशित होगा कोई पदार्थ, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से, इलेक्ट्रॉन के आने से उसका वजन जो होगा, द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन क्या ऋणावेशित बोले थे? नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा छुपा लिया गया है। न तो हम धनावेशित लगाए न ही ऋणावेशित लगाए, वहां केवल लिखा हुआ है क्या? आवेशित। आवेशित मतलब दोनों समझना है, ऋणावेशित भी कर सकते हैं, धनावेशित भी कर सकते हैं। तो आपको कहना, यदि किसी पदार्थ को आवेशित करते हैं, आवेशित माने अगर धनावेशित करते हैं तो दोनों ठीक हो गया। हमें उम्मीद